Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new topic that is international relations between two world wars. टू वर्ल्ड वॉर के दरमियान में इंटरनेशनल रिलेशंस क्या थे, स्पेशली यूरोप के अंदर, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन हुए, कहाँ पर उनके जो रिलेशंस थे वो कॉर्डियल थे और कहाँ पर उनके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड रिलेशंस थे। तो इससे एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स को हम डिटेल से देखेंगे। इससे एक तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड भी मिल जाएगा और प्लस आपको सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनकी नेचर समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे उनमें जो कंटेंट्स हैं हमारे पास वो ये इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं। लोकेर्नो पैक्ट है सबसे पहले, और उसके बाद है केलोग ब्राइन पैक्ट। ठीक है, लोकेर्नो पैक्ट एक हम स्टडी करेंगे, केलोग ब्राइन पैक्ट, लिटिल इंटेंट, बल्कन पैक्ट, रोम प्रोटोकॉल, बाल्टिक पैक्ट, स्ट्रेसर डिक्लेरेशन, फ्रेंको रशियन अलायंस, नेवल एग्रीमेंट, बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस, एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, म्यूनिख क्राइसिस, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, द स्टील पैक्ट, इम्पैक्ट बिटवीन यूके एंड पोलैंड, एंड देन इसके बाद जो नया टॉपिक हम देखेंगे वो होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकेर्नो पैक्ट क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रांस ऑक्युपाइड द रोहर वैली। ये मैंने यहाँ पे हिंट्स नोट किए हुए हैं। लोकेर्नो पैक्ट क्यों साइन हुआ था? हुआ ये था कि जर्मनी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी के बहुत से एरियाज उससे ले लिए गए थे और उसकी जो पावर है उसको बिल्कुल कम कर दिया था, और जो उसके इम्पोर्टेंट एरियाज थे जैसे रोहर वैली है, राइनलैंड है, उन्हें डीमिलिटराइज कर दिया था। तो जब जर्मनी डीमिलिटराइज हो चुका था पूरी तरह से, तो फ्रांस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड फ्रांस ऑक्युपाइड द रोहर वैली, अटैक करके रोहर वैली पर को ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस को इससे हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो स्टेट्स थी दे फेल्ट हेटेड टूवर्ड्स फ्रांस। ठीक है, क्योंकि जर्मनी कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन ये एक हो गया कि फ्रांस का इमेज जो है वो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। तो ग्रेट ब्रिटेन जो था, ग्रेट ब्रिटेन वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द वॉर, एंड सो ग्रेट ब्रिटेन डिसाइडेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द फ्रांस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉर। क्योंकि वहाँ पर लेबर गवर्नमेंट थी, देयर वॉज मूव फॉर कंप्रोमाइज़। लेबर पार्टी वहाँ पर आ चुकी थी और लेबर पार्टी का इंक्लिनेशन हमेशा पीस की तरफ होता था। तो इसलिए जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने ये कहा कि वो फ्रांस के अगेंस्ट जंग तैयार करने से बेहतर था कि वो उसकी कुछ डिमांड्स को मान ले और फिर इसको फर्दर आगे लेके जाए। तो अब होता क्या है कि जो डिफरेंट डेलीगेट्स होते हैं जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, चिकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बेल्जियम, ये सब लोकेर्नो में मिलते हैं। ठीक है, लोकेर्नो में मिलते हैं और 16 अक्टूबर 1925 को कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं। कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट 7 ट्रीटीज़ थे। अब इनके मिलने की वजह क्या होती है, यहाँ पर आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये जो है जर्मनी, देखें ये जर्मनी, फ्रांस, इनके जो एरियाज़ हैं ये आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़, फिर बेल्जियम के साथ इसकी बाउंड्री मिली हुई है, फिर उसके बाद पोलैंड के साथ इसकी बाउंड्री मिली हुई है, एंड चिकोस्लोवाकिया के साथ भी इसकी जो बाउंड्री है वो मैच कर रही है। तो इसलिए अब इन फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, चिकोस्लोवाकिया, इन सब ने जो 7 ट्रीटीज थी वसली साइन की थी कि दे विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड और अगर कोई दूसरी यूरोपियन स्टेट एग्रेसर होती है तो ये सब उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेंगे। तो इसमें जो 7 ट्रीटीज थे, एक तो फ्रेंको जर्मन था, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान पीस ट्रीटी था। बेल्जियो जर्मन था, बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी, जर्मन पॉलिश, जर्मनी और पॉलिश के दरमियान, पोलैंड के दरमियान में, जर्मन चीकोस्लोवाकिया, फ्रेंको पॉलिश फ्रांस एंड पोलैंड, फ्रेंको चीकोस्लोवाकिया एंड फ्रेंको बेल्जियम। तो इस तरह से ये फ्रांस, बेल्जियम, चीकोस्लोवाकिया, पोलैंड के दरमियान में 7 ट्रीटी साइन हुए, और जिनका मकसद ये था कि वो एक दूसरे के साथ
ठीक तरह से रहेंगे। स्टेट्स एग्री नॉट टू इन्वेड ईच अदर इन एनी केस। पहला एग्रीमेंट ये हुआ कि वो किसी भी सूरत में एक दूसरे पर इन्वेड नहीं करेंगे। एंड आर्बिट्रेशन ट्रीटीज प्रोवाइडेड दैट डिस्प्यूट्स शैल बी सबमिटेड फॉर द डिसीजन आइदर टू एन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जी, जो डिस्प्यूट हैं आर्बिट्रेशन ट्रीटी में ये था कि जो डिस्प्यूट्स हैं पहले तो वो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल जो डिप्लोमेसी का मेथड होता है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर इन केस के नॉर्मल मेथड से नहीं होते सॉल्व तो वो स्टेट्स अपना जो डिसीजन है वो देंगी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCI, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। तो और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होगी, ठीक है। और आर्बिट्रेटर वो होता है जिसका डिसीजन स्टेट्स को लाजमी मानना पड़ता है। तो आर्बिट्रेशन का मेथड एक दिया और स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे की बाउंड्रीज में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और जो इससे मिला क्या इनको कि लोकेर्नो ट्रीटी लेसन टेंशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी बाय मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्मन फ्रंटियर्स ऑन द ईस्ट एंड जर्मन फ्रंटियर्स ऑन द वेस्ट, ठीक है। एक तो ये टेंशन कम कर दी जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान उस वक्त पैदा हो चुकी थी बिकॉज फ्रांस अटैक्ड ऑन रोहर वैली। और दूसरी बात ये कि जो जर्मनी की बाउंड्रीज थी वेस्टर्न या ईस्टर्न पर, उसके फ्रंटियर्स जो हैं वो वहाँ पर डिस्टिंक्शन उनको कर दिया। इट वाज वायलेटेड इन फिर उसके बाद जब 1936 में हिटलर जब दोबारा स्ट्रॉन्ग होके अगेन अटैक करता है राइनलैंड के ऊपर, तो लोकेर्नो पैक्ट उस वक्त ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये जो लोकेर्नो पैक्ट था इसका टाइम पीरियड कितना था कि 16 अक्टूबर 1925 को ये साइन होता है और 1936 में जाके ये वायलेट होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है केलॉग ब्रांड पैक्ट। अब केलॉग ब्रांड पैक्ट के अंदर ब्रांड जो था ही बिलोंग टू फ्रांस एंड मिस्टर केलॉग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA। तो ब्राइन जो फ्रांस का था, ही सजेस्टेड टू केलॉग फॉर द बायलैटरल पैक्ट। मिस्टर केलॉग सजेस्टेड टू ब्राइन टू मेक मल्टीलैटरल पैक्ट। पहले तो वो ये कहते हैं कि हम बायलैटरल एक पैक्ट बना लेते हैं, लेकिन मिस्टर केलॉग ये कहता है कि ये पैक्ट जो है ये बायलैटरल नहीं होना चाहिए पीस के लिए, ये मल्टीलैटरल होना चाहिए। तो ग्रेट ब्रिटेन एग्री टू बिकम द पार्टी। मोनरो डॉक्ट्राइन वाज एक्सेप्टेड एंड representatives of the 15 states signed the pact. USSR was first to sign the pact in 1928, ठीक है। और 15 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इस पैक्ट को साइन करते हैं और USSR वाज फर्स्ट टू साइन इन 1928। दैन USSR जो है वो लाटविया को, एस्टोनिया को, पोलैंड, रोमानिया एंड टर्की भी इसे ज्वाइन कर लेता है। इन सब को ये परसुएट करता है कि वो इसे ज्वाइन करें। और जो मोनरो डॉक्ट्राइन था वो ये था कि जो अमेरिका है वो अब किसी भी यूरोपियन पावर की कॉलोनी नहीं रहेगा और ना ही किसी किस्म की इंटरवेंशन होगी यूरोपियन पावर्स की तरफ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस चीज़ को ग्रेट ब्रिटेन ने लोकेर्नो पैक्ट के अंदर एक्सेप्ट कर दिया और 15 जो मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने इसको साइन किया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। कंडेम्ड कोर्स ऑफ वॉर फॉर सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज। कोर्स ऑफ वॉर को जो रिकोर्स ऑफ वॉर होगा जो इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी की तरफ लेके जाएगा उसे हर हाल में कंडेम किया जाएगा। वॉर एंड एग्रेशन वुड बी एन इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है। वॉर एंड एग्रेशन क्या होंगे? इंटरनेशनल क्राइम होंगे। वॉर को कंडेम किया जाएगा। लिटिल इंटेंट 1920 Czechoslovakia entered into bilateral convention with Yugoslavia 1921। लिटिल इंटेंट किस तरह से बनता है कि 1920 में यूगोस्लोवाकिया बायलैटरल कन्वेंशन साइन करता है यूगोस्लाविया से, ठीक। और 1921 में यूगोस्लोवाकिया अगेन एक कन्वेंशन साइन करता है रोमानिया से। इट वाज बायलैटरल कन्वेंशन फॉर पीस। और 1921 में फिर रोमानिया जब साइन करता है यूगोस्लाविया के साथ तो ये तीनों एक्ट पैक्ट के अंदर आ जाते हैं जिसे कहा जाता है लिटिल इंटेंट। aimed at against Hungarian and Bulgarian aggression
एक तो ये कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसके अग्रेशन के अगेंस्ट ये लोग इकट्ठे होते हैं और बल्गारिया के अग्रेशन के अगेंस्ट ये इकट्ठे होते हैं। इस इंटरेस्ट ऑफ द यूगोस्लाविया, ये है कि इनके इंटरेस्ट किस तरह से डिफरेंट होते हैं कि यूगोस्लाविया का एक और ये होता है कि इट वाज अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ इटली इन एड्रियाटिक। इसको अगर हम मैप के अंदर देखें, अब ये जो यूगोस्लाविया है ये उस टाइम पर था जो कि 1920 में जाके 1992 में जाके ये डिसइंटीग्रेट हुआ है। इस सब को मिला के यूगोस्लाविया बना दिया था, ठीक है। ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया, ये जो और इसके अलावा कौन सी स्टेट थी इसके अंदर, हाँ ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टेट्स को मिला के यूगोस्लाविया बना दिया था। तो ये जो यूगोस्लाविया है इस मैप में ये कहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन है अल्बानिया को छोड़ के, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और साथ में क्रोएशिया, ये यूगोस्लाविया। और ये पहले रोमानिया के साथ जो ये चेक रिपब्लिक है, चीगोस्लोवाकिया, ये पहले पैक्ट साइन करता है रोमानिया के साथ और फिर ये यूगोस्लाविया के साथ साइन करता है। और ये तीनों जब एक दूसरे के साथ साइन करते हैं तो ये तीनों मिलकर, जिसमें चेक रिपब्लिक होता है, यूगोस्लाविया होता है और रोमानिया होता है, ये तीनों इनका एक लिटिल इंटेन बन जाता है। तो इस लिटिल इंटेन का मकसद क्या होता है कि एक तो हंगरी और बल्गारिया के एग्रेशन के अगेंस्ट ये यूनाइट होते हैं और दूसरा यूगोस्लाविया इटली के अग्रेशन के अगेंस्ट यूनाइट होता है। और बिटवीन फ्रांस जो है वो लिटिल इंटेन को ज्वाइन भी करता है और उनकी वॉर मटेरियल भी उनको प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इटली एंड हंगरी एंड हेल्प यूगोस्लाविया अगेंस्ट इटली। यूगोस्लाविया एंड इटली, अब ये मैप में कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट एक यूनाइट होते हैं और एक इटली के अगेंस्ट यूनाइट होते हैं। और ये जो यूगोस्लाविया है इसके इंटरेस्ट होते हैं इटली के अगेंस्ट और बाकी जो रोमानिया है और चिकोस्लोवाकिया हैं ये इनके अगेंस्ट इंटरेस्ट होते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। और फ्रांस वॉर मटेरियल प्रोवाइड करता है यूगोस्लाविया को इटली के अगेंस्ट और बाकी दोनों स्टेट्स को ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। This little intent was fairly successful till the rise of Hitler in Germany. It was made for bringing stability, peace, economic relations, and to secure common interest of the three countries. This was the objective of Little Intent. उसके बाद आ जाता है 1934 में बल्कन पैक्ट। ये वही बल्कन स्टेट्स होती हैं जिनमें टर्की भी इंक्लूडेड होता है। रोमानिया, ग्रीस, टर्की, यूगोस्लाविया entered into the pact, guaranteed mutual security of the Balkans, undertook to consult one another in case of affecting one another's interest, undertook not to embark on any political action against any other Balkan state. It was welcomed by France but criticized by the Italy. एक तो ये किसी ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगी जो दूसरी बल्कन स्टेट्स के अगेंस्ट होगा और एक दूसरे से कंसल्ट करेंगी अगर किसी का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो उस सूरत में, और म्यूचुअल सिक्योरिटी जो है वो बल्कन स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगी। But without Bulgaria and Romania, pact failed to stabilize the affairs of the Balkans. No identical interest of the states. For example, Yugoslavia was against Italy, but Greece was not prepared to give such help. Relations between Yugoslavia and Bulgaria got improved, and both came more nearer than the Greece. अब ये जो पैक्ट है बल्गारिया और यूगोस्लाविया के अलावा इन ये जो दो स्टेट्स हैं रोमानिया एंड बल्गारिया के दोनों, इसके अलावा पूरी जो बल्कन स्टेट्स हैं ये इस पैक्ट का हिस्सा होती हैं टर्की को मिला के, ठीक है। और लेकिन ये है कि एक तो इन्होंने ये कहा होता है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी और बल्कन स्टेट्स एक दूसरे की हेल्प करेंगी, लेकिन जो रोमानिया है उसका और यूगोस्लाविया का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है।
यूगोस्लाविया जो है वो इटली के अगेंस्ट होता है, हेल्प लेना चाहता है, जबकि जो दूसरी स्टेट है, बल्कि यूगोस्लाविया एंड ग्रीस ग्रीस वॉज नॉट प्रिपेयर टू गिव सच हेल्प। यूगोस्लाविया के इंटरेस्ट इटली के अगेंस्ट होते हैं, जबकि ग्रीस इसे ऐसी कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करना चाहता। रिलेशंस बिटवीन यूगोस्लाविया एंड बल्गेरिया गॉट इम्प्रूव्ड एंड बोथ केम नियरर देन टू ग्रीस। ठीक है, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस के जो रिलेशंस है वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से बल्कन पैक्ट कामयाब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स नहीं होती, जो कि बल्गेरिया एंड रोमानिया थे। उसके बाद आ जाते हैं 1934 में रोम प्रोटोकॉल। रोम प्रोटोकॉल के अंदर 3 स्टेट्स होती हैं, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। 3 गवर्नमेंट अंडरटुक मेजर्स टू overcome difficulties felt by Hungary from fall in prices of the grain, increasing facilities of reciprocal expense and implementing complementary nature of national economy। अब इनके इंटरेस्ट क्या हैं कि रेसिप्रोकल एक्सपेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़। ठीक, यानी कि नेशनल इकोनॉमीज़ एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की इम्प्लीमेंट करें। एग्री टू फैसिलिटेट एंड डेवलप ट्रांजिट ट्रैफिक थ्रू एड्रियाटिक ports, widen scope of existing economic agreements between the 2 countries। अब यहाँ मैप पर ये ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान में और इटली के दरमियान में होता है, और इटली में यहाँ पर ये एड्रियाटिक सी है। तो ये जो एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर एड्रियाटिक पोर्ट्स पर ये कहते हैं कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को ये सिक्योर करेंगे और एक दूसरे को इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की जो नेशनल इकोनॉमीज़ हैं उनको आगे लेकर जाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और मज़ीद ये कहा जाता है कि एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स का स्कोप और ज़्यादा करेंगे आने वाले सालों में। तो नेक्स्ट आ जाता है बाल्टिक पैक्ट। बाल्टिक पैक्ट 1934 में साइन किया जाता है, और इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया। फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर एक दूसरे को मिलेंगे। दे फॉलोड कॉमन न्यूट्रलिटी पॉलिसी इन 1938। इन स्पाइट ऑफ इट दे वर ऑक्युपाइड बाय यूएसएसआर। ये एक तो अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से मिलेंगे, प्लस इनका जो होता है कि न्यूट्रल रहेंगे। अगर किसी भी किस्म की वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो उस वॉर के अंदर ये न्यूट्रल रहेंगे। मैप में आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये पोलैंड से ऊपर, ठीक, यहाँ पर ये 3 स्टेट्स हैं, इनके दरमियान में एक पैक्ट साइन होता है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। लेकिन इनको बाद में यूएसएसआर ऑक्युपाई कर लेता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आ जाता है स्ट्रेसर डिक्लेरेशन। स्ट्रेसर डिक्लेरेशन में ये होता है कि 1935 में जब हिटलर का राइज होता है तो ही डिक्लेयर दैट जर्मनी नो लॉन्गर कंसिडर्ड हरसेल्फ बाउंड बाय मिलिट्री क्लॉजेज ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी। द पीस स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी वुड इन फ्यूचर बी फिक्स एज 30 डिवीजन्स एंड दैट इट वुड बी रेज बाय कॉन्स्क्रिप्शन। कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी पर एक किस्म की लिमिटेशन लगाई जाती है कि वो अपनी आर्मी को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, तो यहाँ पर जो हिटलर है 1935 में ये डिक्लेयर कर देता है कि हम अपनी आर्मी को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो मसोलिनी इनवाइट करता है ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भी और फॉरेन मिनिस्टर को भी। दे मेट एट स्ट्रेसा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मिलते हैं स्ट्रेसा में, और ये एक अटैम्प्ट होती है जर्मनी को कन्वेंस करे कि वो के जितनी भी नॉन जर्मन स्टेट्स हैं वो किसी भी किस्म की एग्रेशन को टॉलरेट नहीं करेंगी। नाजीज़म जो है वो अपने पीक पर होती है जर्मनी में, और पावर्स वर नॉट प्रिपेयर टू टॉलरेट नाजी लॉलेसनेस, और नाजीज़म का लॉलेसनेस जो ग्रेट पावर्स हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी। इफ़ और अगर नेसेसरी हुआ, इफ़ नेसेसरी दे वुड प्रिपेयर टू टेक कलेक्टिव एक्शन टू क्रशर। This declaration failed within 6 months when Italy started Abyssinian War. Italy was criticized by Great Britain and France. Result was that Italy got inclined towards Germany and thus Stresa front broke down। अब होता क्या है कि ये डिक्लेरेशन फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि इटली अबेसिनिया पे अटैक कर देता है, जो अफ्रीका में प्रेजेंट डे एथियोपिया है। तो उसके अटैक करने से जर्मनी उसे सारी ग्रेट पावर्स उसे क्रिटिसाइज़ करती हैं, जर्मनी उसको फेवर करता है। तो इस वजह से इटली का इंक्लिनेशन
जर्मनी की तरफ हो जाता है और ग्रेट पावर्स को वो एक साइड पे रख देता है। तो इस वजह से जो स्ट्रेसा फ्रंट है वो भी 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा होता है फ्रेंको रशियन अलायंस 1935 में, ठीक है। रशिया प्लस फ्रांस प्लस रशिया नॉन एग्रेशन पैक्ट ये साइन करते हैं, जिसे फ्रेंको रशियन अलायंस कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि टू हेल्प ईच अदर ऑफ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, किसी भी अनप्रोवोक्ड एग्रेशन में वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। डिक्लेयर टू इनवाइट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप टू जॉइन द पैक्ट्स एंड नो कंपेयर। अच्छा, ये है कि एक तो फ्रेंको रशियन अलायंस 1894 में भी साइन होता है, लेकिन जो 1894 में जो फ्रेंको रशियन अलायंस होता है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उनको असिस्टेंस भी देते हैं, लेकिन 1935 में इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे वर फाइटिंग ऑन द सेपरेट फ्रंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेवल एग्रीमेंट बिटवीन जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन। जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान में नेवल एग्रीमेंट 1935 में साइन होता है। हिटलर इंटर्ड इनटू द, अच्छा, इस एग्रीमेंट के मुताबिक कि जर्मनी ये कहता है कि वो अपनी जो नेवी है उसको जर्मनी की नेवी के 35% तक लिमिट करेगा, क्योंकि जर्मनी की ग्रेट ब्रिटेन की नेवी जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट नेवी है और उसके एंड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है। जर्मनी उसकी नेवी के 35% अपनी नेवी रखेगा, और ये हिटलर का एक मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उनको जस्ट कुछ वॉरशिप्स रखने की परमिशन होती है और नेवी भी उनकी बिल्कुल कम कर देते हैं। अगेंस्ट प्रोविजन, दिस वॉज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस, बर्लिन दैट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, रोम दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली एंड टोक्यो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। क्योंकि 1930s के बाद इन 3 स्टेट्स के अंदर डिक्टेटरशिप होती है, पेट्रियटिज़म ज़्यादा से ज़्यादा होता है और ये एक्सपेंशनिज़म की तरफ जाती हैं। तो 1921 का जो पीस सेटलमेंट होता है उससे ना ही जो जर्मनी है वो सेटिस्फाई होता है, ना इटली सेटिस्फाई होता है और ना ही जापान सेटिस्फाई होता है। और जापान ये कहता है कि ये जो 21 का सेटलमेंट है दैट इज़ मॉरल सुपरियॉरिटी ऑफ द यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड इट इज़ द ह्यूमिलिएशन ऑफ जापान एंड डिमांडेड पैरिटी विद हर नेबर्स। ठीक, वो ये कहते हैं कि उनको इतनी आर्मी फोर्सेस रखनी दी जाएं जो कि उनकी नेबर्स की मिलिट्री के बराबर हों। तो ग्रेट ब्रिटेन रिफ्यूज़ कर देता है। जब ग्रेट ब्रिटेन रिफ्यूज़ करता है तो 1934 में जापान गेव नोटिस ऑफ 2 years ऑफ टर्मिनेशन फ्रॉम नेवल एग्रीमेंट। तो जापान ये नोटिस दे देता है कि वो नेवल एग्रीमेंट से 2 साल के अंदर विड्रॉ कर लेंगे। जर्मनी एंड जापान वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। इन 1936 जापान एंड जर्मनी साइन एंटी कमिंटन पैक्ट विद जापान। एक तरफ तो जापान ग्रेट पावर्स के अगेंस्ट होता है, दूसरी तरफ ये कि जर्मनी और जापान दोनों कम्युनिज्म के अगेंस्ट होते हैं। तो 1936 में वो एंटी कमिंटन पैक्ट साइन करते हैं जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट होता है, क्योंकि सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ भी स्टेट्स के यूरोप के अंदर काफ़ी बढ़ रही होती हैं रशिया की। तो टू कीप मकसद इनका ये होता है कि टू कीप इन्फॉर्म वन एंड अदर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिस्ट इन द रीजन, इनकी एक्टिविटीज़ से एक दूसरे को इन्फॉर्म रखेंगे। To consult upon defense measures and to execute these measures in close cooperation with each other. It took a lot of time between Japan and Germany to conclude formal alliance because of less support for it in Japan. जापान की पब्लिक की बहुत कम सपोर्ट होती है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसको साइन करने में। और 1937 में इटली भी इस पैक्ट को ज्वाइन कर लेता है, इसलिए इसे बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर जर्मनी की जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, एग्रेसिव एक्टिविटीज़, उनको देखते हैं।